जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लोग बारी बारी से एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसमें रेलवे एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पॉलिटी के, संपूर्ण चैप्टरों को एक ही वीडियो में एनसीईआरटी बुक आधारित हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है और उसका उसी तरीके से आपको नोट्स बना लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और उसका जिस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ाया है उसी तरीके से आप इसका नोट्स भी अपनी कॉपी में बना लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिटी के लिए कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जितने वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पॉलिटी में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संविधान का गठन पढ़ लेंगे। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि संविधान के अगर गठन की बात करें हम लोग, तो संविधान की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इस बैठक को संपन्न कराया गया था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो भी अस्थाई बने थे। यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बने थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद दूसरी इसकी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें पहले 9 दिसंबर को अस्थाई बनाए गए। फिर 11 दिसंबर की जो बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ आपने क्या समझा कि जो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। फिर अगली जो बैठक होती है वो 11 दिसंबर को होती है जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का नाम देता है तो उसको आप टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने अस्थाई और स्थाई की बात नहीं कही है। संविधान के पहले अध्यक्ष ही यही थे। अगर राजेंद्र प्रसाद है तो राजेंद्र को टिक करिएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए, संविधान की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। इस दिन क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पेश किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, लेकिन इसको स्वीकारा कब गया? तो 11 दिसंबर 1946 को 47 को इसको स्वीकार कर लिया गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी 3 बैठकें हुई। एक तरीके से उसका सिनेरियो डिसाइड किया गया, किस तरीके से संविधान गठित किया जाएगा, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे, कौन स्थायी होंगे, कौन अस्थायी होंगे। ये पूरा 13 दिसंबर सन 1946 तक डिसाइड हो गया और 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे प्रारंभ हो गई। अब देखते हैं संविधान में निर्माण के लिए संविधान के जो सलाहकार बनाए गए वो BN राव बनाए गए और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये वही प्रारूपी समिति है जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसी को कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन तो भी आपको यही टिक करना है। पांडुलेखन समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। कभी कभी इश्यू को देता है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का भी मतलब यही है। तो आप अगर 3 ऑप्शन में कोई आ जाए, प्रारूपी समिति या पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इन सब के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन तीनों का मतलब भी एक ही है कि संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे।
यहाँ तक आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, जो जितने भी स्टूडेंट रेलवे एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे के लिए एक अलग से हमने चैनल ग्रुप वो बना रखा है, प्लेलिस्ट। तो वहाँ से जाकर के आप देखेंगे तो रेलवे के लिए जितनी साइंस थी वो हमने कंप्लीट कर दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कंप्लीट कर चुके। अब जीएस का पोर्शन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें संपूर्ण इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चनों को हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आप सीरियस होकर के प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, जो टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, जो समझ ना आ रहे हैं वो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ, यह संविधान पारित कब किया गया, या अंगीकृत कब किया गया, या आंशिक रूप से लागू कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 वो डेट थी जब संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। यह संविधान बनकर तैयार हो गया था, यह संविधान को पारित कर दिया गया था, यह संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इस दिन क्या था कि संविधान में उस समय वर्ग 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। कितने? 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। 395 अनुच्छेद में से लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। उसी को बोला गया आंशिक, का मतलब कुछ पार्ट लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। इसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि चलिए संविधान आज से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसमें 15 अनुच्छेदों को ही सिर्फ लागू किया गया था। और टोटल कितने थे उस समय? 395। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। चलिए, फिर क्या था कि संविधान लागू हो गया, फिर संविधान की एक अंतिम बैठक संपन्न कराई जाती है। ये बैठक कब संपन्न होती है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। इसी दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी निर्वाचित किया गया या चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। उसको आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। हमने इस डाटा को बिल्कुल आपको आसान तरीके से याद करने के पर्पज से लिखा है, बिल्कुल उसी क्रम में आप इसको लिखिएगा तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हो जाती है। फिर संविधान, देखो ऊपर हमने आपको क्या बताया कि संविधान को आंशिक रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। और संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ये वो डेट है जब संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। इसके सभी आर्टिकल को लागू कर दिया गया था, सभी अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि संविधान में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था। ये डाटा आपके लिए याद नहीं करना आपको। संविधान में के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 114 दिन सिर्फ बहस इस बात पे चली कि संविधान का सिनेरियो किस टाइप का हो, उसका प्रारूप किस टाइप का हो, संविधान लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाए, उसको डिजाइन किस तरीके से किया जाए। तो इसमें जो बहस चली तो 114 दिन तक बहस चलती रही थी। अब समझ लीजिए आप अंतर कि जो मूल संविधान है हमारा, और जो मूल संविधान और जो वर्तमान संविधान है, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो मूल संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और आज 465 प्लस अनुच्छेद हैं। और अगर इसी में बात कर लें कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 8 थीं, वर्तमान में 25 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और उस समय कुल भाग 22 थे, तो वर्तमान में कितने हैं? तो 25 भाग हैं। तो इस डाटा को भी आपको एक साथ याद करना है कि मूल में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। तो इसको भी बिल्कुल आप एक जगह हमने नोट कर दिया है, तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम जैसे ये पॉलिटी कंप्लीट होती है तो इसके बाद हम हिस्ट्री
ज्योग्राफी, इसी तरीके से आपको सभी टॉपिक लेकर के आ जाएंगे, तो आप उनको कवर कर लीजिएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना देंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का गठन। तो संविधान का गठन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस संविधान के गठन वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से संविधान गठन हुआ। अब हम लोग इसी में आगे और देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है पॉलिटी में वनडे एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया, तो 22 जुलाई 1947 यह वह डेट थी जब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पे रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको झंडा को फहराया था। इससे पहले 1906 में पारसी बागान के चौक में भी, कोलकाता में भी इसको फहराया गया था। अनुपात तो आप सभी जानते हैं कि 3:2 होता है किसका, ध्वज का। डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया द्वारा इसका डिजाइन को तैयार किया गया था। अब राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात आपसे करें, तो राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को गाया गया। इसको संविधान द्वारा स्वीकार किया गया और प्रथम बार 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। लिखा इसको किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया था। भाषा इसकी क्या थी, तो संस्कृत भाषा में ये उल्लेखित था, लिखा गया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकारा गया। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकारा गया और इसी दिन संविधान की अंतिम बैठक भी संपन्न होती है। ये बात हमने आपको ऊपर अच्छे से समझा दी। अब देखो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 वो डेट थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। इसको लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। यह 2 भाषाओं में था, एक थी बंगाली भाषा और दूसरी थी हिंदी भाषा, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत था वो संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकारा गया। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ जोड़कर खड़े हुए हैं। एक शेर आपको बैक साइड में है, तो 4 शेर टोटल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे चित्र में हम लोग देखते हैं तो 3 दिखाई देते हैं दोनों साइड के और एक फ्रंट का और एक उसके बैक साइड होता है, तो 4 शेर हैं टोटल। इसमें जानवर की बात करें तो जानवर कितने हैं, तो हाथी, दौड़ता घोड़ा, सांड और सिंह, ये टोटल 4 जानवरों की बात की गई है कि राष्ट्रीय चिन्ह में हमारे 4 जानवर हैं। कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ जो वाराणसी यूपी में अशोक की लाट से इसको लिया गया है। ध्वज ध्येय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। तो अभी हमने ये चीज़ें अच्छे से समझी कि राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको नोट करेंगे तो आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा और बिल्कुल डाटा आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खेल कब स्वीकार किया गया है, तो 1928 या वो डेट थी जब राष्ट्रीय खेल को मान्यता दी गई, संवैधानिक उसको तरीके से सम्मिलित किया गया संविधान में। हॉकी हमारा इस समय राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। संविधान की उद्देशिका में देखो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, समाजवादी पार्टी आई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 थे शब्द जो संविधान में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो ये तो वो था दोस्तों, बेसिक था हमारा, जितना कि संविधान गठन से संबंधित जितना भी बेसिक पॉइंट थे वो हमने आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिए। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी और आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि संविधान के समय या संविधान गठन के समय जो समितियां बनाई गई वो समितियों से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है।
तो इसमें से जैसे पहली थी संचालन समिति, तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। हमने समितियों को भी इसी क्रम में लिखा है कि आप याद कर सकें। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जितनी इंपॉर्टेंट समितियां थी वो एक जगह पे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जगह पे हैं, वल्लभ भाई पटेल की समिति एक जगह पे है। तो आपको दो समितियां याद रखनी है राजेंद्र प्रसाद की, एक थी संचालन समिति और एक है तदर्थ समिति, उसी को झंडा समिति के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। देखो अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दे और पूछे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, तो आपको JB कृपलानी ही सही करना है। और अगर JB कृपलानी का सिर्फ नाम देता है तो JB कृपलानी सही करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम देता है तो डॉक्टर राजेंद्र, और जब दोनों लोगों का नाम दिया हो डॉक्टर राजेंद्र और JB कृपलानी का, तो उसमें JB कृपलानी को आपको वरीयता देनी है, ये बात याद रखिएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीन समितियां एक की ही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये तीनों समितियों के जो जनक रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हमने आपको ऊपर बताया था प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, इसी को प्रारूपी समिति, इसी को पांडुलेखन समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इसके भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति से क्वेश्चन इस वजह से आता है कि ये समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान में, ये क्योंकि ये प्रारूप को तैयार करने वाली समिति थी, इसी वजह से इसको प्रारूपी समिति कहा गया। तो इस समिति में कुल 7 लोग सम्मिलित थे। तो इस समिति को जो मान्यता मिली, संविधान में सम्मिलित करा गया, तो 29 अगस्त 1947 को इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, टोटल 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और N माधवराव और DP खेतान थे। लेकिन जो N माधवराव थे वो BL मित्तल के स्थान पे ये चुने गए थे बाद में। किसके स्थान पे? BL मित्तल के स्थान पे। DP खेतान जो थे वो TT कृष्ण, इनकी मृत्यु के बाद 1948 में TT कृष्णचारी ने इनका स्थान लिया था। किसका? DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो TT कृष्णचारी इनके बाद में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए थे। तो इनके 2 नाम बिल्कुल आपको दिमाग में अपने सेट कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं परामर्श समिति। तो परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी थे। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन जी इसके अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। तो आपने ये समझा कि कितनी जो इम्पोर्टेंट समितियां थी, जो किसके लिए, जो हम संविधान के गठन के समय जो समितियां बनाई गई, वो सभी समितियां हमने आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए संविधान गठन के समय कुछ देशी रियासतें थी जो भारत में विलय करी गईं, जिसमें देशी रियासतों को भारत में विलय करने का जो श्रेय दिया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष वो बने, और उन्हीं के समिति के आधार पे भारत में उन देशी रियासतों को विलय किया गया था। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष के रूप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक मंत्रालय या कमेटी का गठन किया गया था, और उन्होंने ही देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए वो जाने गए। जैसे जूनागढ़ जो देशी रियासत थी, देखो सभी देशी रियासतें सम्मिलित हो गई थी, लेकिन 3 देशी रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी आज़ादी के बाद। तो वो कौन सी देशी रियासतें थी? तो जूनागढ़ रियासत, इसको जनमत संग्रह के आधार पर सम्मिलित किया गया। हैदराबाद देशी रियासत, इसको पुलिस कार्रवाई के आधार पे, और जम्मू कश्मीर देशी रियासत को विलय पत्र के आधार पे भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया तो ये 3 देशी रियासतें ऐसी बची जो कि भारत में सम्मिलित नहीं हो रही थी। यह कह रही थी कि हमारा राजा होगा, अपने तरीके से हमारे संविधान होंगे, अपने तरीके से नियम कानून होंगे, हम सम्मिलित नहीं होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल
की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और उन्होंने इन देशी रियासतों को सम्मिलित करने के लिए ये 3 तरीके अपनाए थे कि हैदराबाद को देशी रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा सम्मिलित किया गया था और जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद सम्मिलित कर लिया गया था। और ये पूरे भारत, समूचे पूरे भारत में सिर्फ भारतीय संविधान का ही पालन होता था और भारतीय संविधान के आधार पर चीज़ें व्यवस्थित करी गई। तो ये थी, हमने अभी ऊपर पढ़ा आपसे कि संविधान गठन क्या था, संविधान किस तरीके से गठित हुआ, उसमें कौन सी समितियां थीं। अब हम लोग ये देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है कि अधिकारियों की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु से भी क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष है निर्वाचन की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की आयु याद रखिएगा 35 वर्ष है, ठीक है, निर्वाचन की। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इन तीनों की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। बिल्कुल आसानी से याद करिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ा इसमें खेल नहीं है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनकी आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य जो है उसकी सिर्फ है कितनी? 30 वर्ष है। और जो सांसद बनते हैं, संसद का जो सदस्य होता है उसके भी 25 वर्ष हैं। विधायक जो बनते हैं, विधानसभा में जाके सदस्य बनते हैं, उसकी भी 25 वर्ष है। विधान परिषद के सदस्यों की उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के सदस्य न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसकी 65 वर्ष अधिकतम होती है। राज्य आयोग के 62 वर्ष होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 65 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 वर्ष होता है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु से क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब आपने देखा होगा कि एग्जाम में आता है कौन किसको शपथ दिलाता है, इससे भी आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को ये शपथ दिलाते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं राज्यपाल को तो कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति 3 लोगों को शपथ दिलाता है। एक तो दिलाता है उपराष्ट्रपति, दूसरा दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, और तीसरा है प्रधानमंत्री। तो इन लोगों को शपथ दिलाता है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल जी को शपथ दिलाते हैं। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं, इसी क्रम में, कि कौन किसे त्यागपत्र देता है। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको भी हम बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, यानी ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज एक तरीके से, ठीक है। ये इसको दिलाएगा, ये इसको शपथ दिलाएगा। अब राज्यपाल राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टॉपिक आसानी से डिस्कस कर लिए, और ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसका नोट्स बनाना है। अगर एग्ज़ाम के लिए आप सीरियस हो तो आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही चीज़ें लगेंगे कि नहीं, आपके पक्ष में रही हैं। इसी तरीके से यूपी पुलिस में भी हमने अच्छे से चीज़ों को प्लेलिस्ट बनाया था यूपी पुलिस की, उसमें लगभग 20 से 22 वीडियो डिस्कस किए थे, और बहुत अच्छा पेपर उसी से फंसाया था। और बहुत ढेर सारे स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम क्रैक भी हुआ है, हमने डाला भी है। लगभग 42 लोग थे जो हमारे द्वारा इस ग्रुप में जो हमने बनाया था टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया था, और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था। तो आप जा करके नीचे टेलीग्राम का लिंक भी लगा देंगे, वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिएगा, और अपना समय समय पर टेस्ट सीरीज या न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता रहता है, तो आप वो भी देखते रहिएगा। चलिए, अब देखते हैं संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत थे, तो इनसे कैसे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो जैसे भारत शासन अधिनियम से जो संविधान जैसे बनाया गया,
तो संविधान बनाया गया तो उसमें कुछ अन्य देशों की मदद ली गई, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से चीज़ें समझी गई कि मौलिक अधिकार को वहाँ का संविधान पढ़ा गया, उसको समझा गया, फिर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो भारतीय संविधान में वैसे ही उनको सम्मिलित कर दिया गया। तो वही ये टॉपिक है कि संविधान के जो स्रोत थे वो क्या हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में न्यायपालिका वहाँ से ली गई, बनाया गया, कैग को बनाया गया, लोक सेवा आयोग बनाया गया, और सबसे ज़्यादा 250 जो आर्टिकल हैं वो इसी से लिए गए, भारत शासन अधिनियम से। टोटल 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, जिसमें से 250 आर्टिकल सिर्फ इसी से उठाए गए थे, इसी से लिए गए थे। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या वहाँ से चीज़ें प्राप्त करी। तो मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसको समाप्त करके एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में उसको संविधान में 300 के क में सम्मिलित किया गया है, या आप सभी अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार, इसको भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है, आप जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 56 से 61 के बीच में आता है, लेकिन 56 और 61 में इन चीज़ों को दर्शाया गया है। तो कहाँ से, अमेरिका से कौन कौन से पद लिए गए, मौलिक अधिकार लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, संविधान की प्रस्तावना ली गई, लेकिन संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। याद रखिएगा, जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अमेरिका से और क्या, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये इतनी चीज़ें हैं जो अमेरिका के संविधान से कॉपी करी गई, पढ़ी गई, समझी गई, फिर उसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या सम्मिलित किया गया। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राज्य सभा में साहित्य कला, इनसे जो योगदान करने वाले जो मनोनयन किए जाते हैं उनको सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई। आयरलैंड के संविधान से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो आपको याद रखना है, संसदीय प्रणाली, खूब पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकीकृत न्याय प्रणाली को लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से दोस्तों संघीय ढांचा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा। भारतीय संघ को यूनियन का नाम दिया गया, कहाँ से, कनाडा से भी इसको उठाया गया, लिया गया। रूस से क्या लिया गया, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, ये भी याद रखिएगा। इसी को कभी कभी USSR लिख के आता है, USSR, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, दक्षिण अफ्रीका से इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, इम्पोर्टेंट है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना की भाषा हमने आपको ऊपर बताया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया। तो फ्रांस से गणतंत्र शासन प्रणाली फ्रांस से ली गई, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई। तो दोस्तों ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया कि किस देश से हमने क्या लिया, ये आप बिल्कुल इसी तरीके से नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ही लगेंगी कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकल के आए हैं, जो आप उनको टिकल कर पा रहे होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम 1-2 लोगों के पास शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे जो लोग फीस दे करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को पढ़ करके अपना स्थान, अपनी नौकरी, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास रहती है, तो आप इसको ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है। आप जाकर के प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर रेलवे की चेक करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ पे पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कंप्लीट किया हुआ है, और हिस्ट्री के भी कुछ वीडियो डाले हैं,
भूगोल के भी कुछ वीडियो डाले हैं, पॉलिटी के भी डाले हैं, और आज ये पॉलिटी की पूरी कंप्लीट मैराथन क्लास को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जितने भी 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी समय की क्लास होगी आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। आप भले इस क्लास को स्पीड में पढ़िएगा, 2x में या 1.5x में लगा लीजिएगा, लेकिन देखिएगा क्लास पूरी। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी मूल संविधान में। तब अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22 भाग। आज अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने हैं? 465। भाग कितने हैं? 25। बिल्कुल इस तरीके से आप पढ़ो कि कोई सस्पेंस दिमाग में ना रहे आपके। पहली अनुसूची क्या कहती है? तो इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। यानी पहले में भारत में जितने राज्य हैं उनके बारे में बताया गया कि कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरे में उनके वेतन भत्ते और पेंशन आदि के बारे में बताया गया है। अब एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची क्या है। तो तीसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। देखो पहली अनुसूची क्या बताती है कि भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित हों व राज्यों हों, उनका उल्लेख पहली अनुसूची में है। दूसरी, जैसे आप ये समझो बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ने से पहले एक इंडेक्स का पार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर दूसरे इस पेज नंबर से इस पेज नंबर, उसको इंडेक्स के रूप में आप अनुसूची को समझो। तो पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची में राज्य जितने भी पदाधिकारी उनके पेंशन और भत्ते के बारे में है। और तीसरी में जितने भी पदाधिकारी उनके शपथ ग्रहण के बारे में है। चौथी अनुसूची इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्र यानी राज्य और केंद्र शासित का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, यानी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, इसका वर्णन है। पांचवी अनुसूची इसमें राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति जिनको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, जो पहाड़ी वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जैसे कोल, भील, बंजारा, ये सब जो होते हैं एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इनके नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में बात करी गई है पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची क्या हमें बताती है? तो छठवीं अनुसूची बताती है कि इसमें मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, तो इन राज्यों के सभी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रशासन के बारे में बताता है। यानी कि पांचवी अनुसूची तो बताती है पूरे भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में, लेकिन छठवीं अनुसूची जो बनाई गई सिर्फ 4 राज्यों के जनजाति के बारे के शासन, प्रशासन, नियंत्रण के बारे में बनाई गई। वो 4 राज्य मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा हैं। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 सूचियां बनाई गई। पहली है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 के हिसाब से इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांटा गया, जिसमें जैसे संघ सूची है तो संघ सूची इसमें यह बात बताई गई कि संघ सूची में केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी, वहाँ पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे पहले उसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 99 विषय हैं। किसी किसी बुक में 100 विषय भी लिखा मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 99 विषय हैं, ठीक है। इसमें जैसे रेल को बीमा, विदेश ऋण, निगम कर, बैंकिंग, पासपोर्ट, परिवहन, जनगणना, विदेशी से संधि, सेना, ये सब विषय रखे गए हैं किसमें? संघ सूची। यानी कि इनके अधिकार, इनके नियम कानून, इनकी शर्तें, ये सब कौन डिसाइड करेगा? तो यह सब डिसाइड करेगी कौन? संघ, यानी कि केंद्र सरकार इसके अंतर्गत कानून बनाएगी, वही इन सबको डिसाइड करेगी। अब देखते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में इसमें राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। इसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे पुलिस है, भूमि है, कृषि है, भू राजस्व है, तीर्थ यात्रा है, मादक लिकर जो जितने भी हैं उन पे जो कानून बनाएगी, उन पे जो नियम लगाएगी वो लगाएगी राज्य सरकार।
अब बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। समवर्ती सूची, इसमें संघ और राज्य दोनों, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल करके आपस में बैठ करके इसमें कानून बनाएंगे। इसके अंतर्गत 47 विषय पहले थे, अब इस समय 52 विषय हैं। तो इसमें जैसे शिक्षा, जंगल, विद्युत, कारखाने, समाचार पत्र, मजदूर संगठन, सिविल प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, इन पे ना तो केंद्र कानून बनाएगा ना राज्य बनाएगा, ये दोनों मिल के वर्ण कानून बनाएंगे। तो इन दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। तो हमने पढ़ा पहली अनुसूची में क्या, कि पहली अनुसूची में पढ़ा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में उल्लेख है। दूसरे में जितने भी पदाधिकारी हैं, वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तीसरे में उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख है। चौथे में केंद्र और राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। पांचवी में जितने भी राज्य के एसटी हैं, चाहे वो केंद्र शासित हों या राज्य हों, उन सभी के एसटी का नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में है। छठवीं अनुसूची मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इतने राज्यों के एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची को 3 पार्टों में डिवाइड किया, संघ, राज्य, समवर्ती। यह बताता है कि केंद्र राज्यों को शक्तियों को बंटवारा को दिखाता है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझा दी। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं जो अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। टोटल संविधान में 22 भाषाएं उनका उल्लेख किया गया। तो इनके बारे में बताता है। तो पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी। बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को स्थान दिया गया। तो कितनी हो गई? 14 1 15 हो गई। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको आप याद रखिएगा, नमक से आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया। फिर अगला है 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 14 थी, 1 जोड़ा 15, 3 जोड़ी 18 और 4 जोड़ा 22। तो टोटल 22 भाषाओं का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। पहले सिर्फ 14 भाषाएं थी, फिर 21वें संविधान द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान द्वारा 3 और भाषाएं जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा और 4 भाषाएं जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हो गई। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका उल्लेख 343 से अनुच्छेद 351 तक में है। यहाँ तक हमने चीज़ें समझी। अब देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या बताता है? अनुसूची 9 संविधान में, यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। इस अनुसूची को सम्मिलित सभी विषय को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी कि जितने भी अनुसूची नंबर 9 में हैं, उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 विषय हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची और 12वीं दोनों एक साथ पढ़िएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन निकल के आता है। 11वीं, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज्यों का उल्लेख है। इसमें किसका है? सुशासन, नगर पालिका, शहरी सुशासन का उल्लेख है। इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिल सकती है कि 73वां संविधान संशोधन इसमें भी मिल सकता है, तो वो भी आप सही मानिएगा, क्योंकि इसमें कई बुकें लिखती हैं 73वां संविधान संशोधन, जबकि वास्तविकता ये है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बाद में 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए, तो ये था हमारा जितना भी अनुसूची थी वो हमने आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हमने अभी 3 से 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपको चुपचाप बैठ करके पूरा वीडियो कंप्लीट करके नोट्स बना लेना है। 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी क्लास होगी, आप इसमें पूरा समय देंगे, आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी ये पॉलिटी की यह क्लास। इससे बाहर आपको पॉलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा रखिए, आप या तो इसको पढ़ लीजिए
तो आप खुद ही आकलन इसका कर लेंगे। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित देखो क्वेश्चन तो आपसे पूछता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछता है इन चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए, संविधान द्वारा जनता को दिए गए वे अधिकार जो हितों की रक्षा करते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये तो आप इसकी परिभाषा थी कि ऐसे अधिकार जिनसे हमारे हितों का हनन ना हो पाए, उन पे हम पाबंदी लगा सकें, न्यायालय जा सके, उनके अपनी रक्षा के लिए गुहार कर सकें, वो जो अधिकार मिले हैं। जैसे अगर स्वच्छ हवा लेनी है, स्वच्छ पानी पीना है, स्वच्छ खाना, रहने का, शिक्षा का, ये सब अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने के अधिकार हैं। तो इनके लिए ये सारे अधिकार बनाए गए हैं। तो इन अधिकारों को संविधान में अमेरिका के संविधान से सम्मिलित किया गया है। तो इसको लिया कहाँ से गया? तो अमेरिका के संविधान से। वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसको वर्णित किया गया है। संविधान 3 या मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह सभी आप जानते हो। ठीक है। मूल अधिकारों की अगर बात करें तो अब 6 है, लेकिन पहले 7 था। ये हमने आपको ऊपर बताया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसको हटाया कहाँ से गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। अब इसका उल्लेख कहाँ है? तो 1900 के एफ में। पहले उल्लेख इसका 19F में या अनुच्छेद 31 में था। अब उल्लेख इसका अनुच्छेद 300 के का में है। तो ये तो मूल बात है कि जो हमारी मौलिक अधिकार है, संख्या कितनी है, कौन हटाया गया, कब हटाया गया, किससे हटाया गया, किस माध्यम से हटाया गया, वो हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो मौलिक अधिकार है तो उसमें आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ये हमने 6 मौलिक अधिकार लिख रखे हैं। जैसे पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिखाया गया है। तो ये अधिकार जो है हमारे, ये टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 352, ये क्या है? तो राष्ट्रीय आपात युद्ध में बाहरी आक्रमणों के समय लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात के समय लगाया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं समाप्त होते हैं, बाकी जितने भी आर्टिकल है वो सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। ये है राष्ट्रीय आपात के समय। तो अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाता। मूल अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट तब जा सकते हो जब आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा हो। कौन से मूल अधिकार? जो ये हमने लिखे हैं, इनका अगर किसी भी तरीके से आपका हनन होता है तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपको अनुच्छेद 32 स्वतंत्रता देता है, और अगर हाई कोर्ट जाओगे तो अनुच्छेद 226 आपको यह कहता है कि आप जा सकते हो। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। अब सरकार की को ये है कि 0 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करानी है। अब आप गए और आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला लेना है। अब सरकारी स्कूल वाले उसका दाखिला नहीं ले रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके ये बात रख सकते हैं और सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये चीज़ है कि इस तरीके से आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो, वह अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये वो अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, इंडियन को प्राप्त है। तो याद करने का इसका सबसे अच्छा तरीका है, 2 आर्टिकल बिल्कुल साथ में है, 15, 16 याद कर लो, 29, 30 और 19 को याद कर लो। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं पूरी पॉलिटी में, पूरे संविधान में, पूरी राज्य व्यवस्था में, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कहता है।
अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो राज्य निर्माण या स्थापना, अर्थात भारत के बाहर अगर कोई दूसरे क्षेत्र या राज्य यदि भारत में सम्मिलित करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको हम लोग सम्मिलित कर लेंगे। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी राज्य का नाम, क्षेत्र का निर्माण आदि, इसको किसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, तो 3 के अंतर्गत। जैसे तेलंगाना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पद के हटाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही आपको बताएंगे, आपको यही आर्टिकल ही लिखने हैं, ठीक है। जितनी भी PYQ थी उन सबको हमने एनालिसिस किया है रेलवे के लिए, उनको ही हमने यहाँ पे सम्मिलित किया जो अभी तक पूछे गए हैं। अनुच्छेद 72 तो क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास यह पावर है, वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो यह पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। पूरे भारत में एक ही इंसान है, एक ही पद है जो यह पावर रखता है कि हम किसी की भी व्यक्ति की अगर उसको फांसी की सजा हुई है तब भी राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। तो यह शक्ति अनुच्छेद 72 देता है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। इन 2 आर्टिकल को एक साथ याद करिएगा। अनुच्छेद 123, ठीक है, और 143। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो और कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर नया कानून बना सकता है, इसी को राष्ट्रपति अध्यादेश कहते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, उसकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। अनुच्छेद 76 यह महान्यायवादी के पद का वर्णन करता है। यह केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन, महान्यायवादी, ठीक है। तो इसके पद के बारे में अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 79, 80, 81, तो इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा। एक ट्रिक है, सरल। स से हो गया संसद का गठन, रा से हो गया राज्यसभा का गठन, ला से हो गया लोकसभा का गठन। तो यही अनुच्छेद 79, 80 और 81, संसद का गठन, राज्यसभा का, लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 108 में है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, जैसे कोई मीटिंग करनी है राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबरों को लेकर के, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और मीटिंग के लिए सभी उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 1 मिनट वीडियो रोक करके आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, धन विधेयक के बारे में उल्लेखित है। धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वर्ष का लेन देन, बजट के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 168 विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171 विधानसभा की संरचना और विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 214 और 216 एक साथ पढ़िएगा। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, और 216 में कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन। व्यवस्था की बात की गई है 214 में, गठन की बात की गई है 216 में, और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यानी एक ही न्यायालय से 2 से अधिक राज्यों का काम चलाया जा सकता है। जैसे कोलकाता न्यायालय से, कोलकाता हाई कोर्ट से अंडमान निकोबार जो राज्य है हमारा, वहाँ की भी सुनवाई कोलकाता न्यायालय से ही की जाती है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में है। अनुच्छेद 266 संचित निधि के बारे में है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में है, और 324 निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में है। अब हम लोग देखते हैं और कुछ आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जैसे इसमें है, सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 343। 343 कहता है संघ राज्य भाषा,
यानी भाषा हमारी हिंदी है और लिपि हमारी देवनागरिक है। तो संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी, उसके बारे में अनुच्छेद 343 में वर्णन है। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये तीनों आर्टिकल एक साथ हमें पढ़ने हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पावर के बारे में है। राष्ट्रपति आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 का उपयोग करेगा। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में है और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। 368 संविधान संशोधन। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। तो आपने जितना अभी हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो सभी हमने यहाँ पे कवर करे। तो लगभग ये 6वां टॉपिक है जो हमने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाया है। जिस तरीके से हमने लिखे हैं बिल्कुल आप ऐसे ही लिखिएगा, उसमें एक भी आप अपना दिमाग मत चलाइएगा। अगर आपको लगता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पे वो आर्टिकल सम्मिलित करना चाहिए, सर जी ने नहीं लिखा है, तो आप उसको बेशक लिखो, लेकिन इसमें कोई भी आर्टिकल आप अपनी तरफ से मिस मत कर देना। आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसका कोई आर्टिकल स्किप मत करना, सभी आर्टिकल आपको लिखने हैं। जितना हमने यहाँ पे बताया बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको देखिएगा और इसका वैसे ही नोट्स आप इसका बनाइए। अब देखते हैं हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या संविधान संशोधन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अब तक बात करें तो कुल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। कितने? 106। ठीक, इनका उल्लेख भाग की बात करें तो 20वें भाग में है। अनुच्छेद की बात करें तो 368 से है। और किस देश से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। यह संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन से किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन विधानमंडल से नहीं होगा। होगा तो या तो राज्यसभा से होगा या लोकसभा से होगा, लेकिन विधानमंडल से इसको आप प्रारंभ नहीं कर सकते हो। तो पढ़ते हैं हम लोग पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, हमने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, यह भूमि सुधार से संबंधित थी। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें लोकसभा की 525 सीटों से बढ़ाकर के 545 सीटें की गई थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की 525 सीटों से बढ़ाकर के 545 सीटें कर दी गई थी। तो 31वां संविधान संशोधन था। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। इसमें सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, अनुच्छेद 42 खूब क्वेश्चन इससे निकल के। अनुच्छेद 42 और 44 बिल्कुल मत स्किप करिएगा। 42 में यह आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार के समय इसका संशोधन किया गया था। इसे ही लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछता है कि लघु संविधान किसको कहते हैं, तो लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। मूल कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 इसी के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। जो मूल कर्तव्य हैं जिनका वर्णन भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 के का में है, उनको इसी संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। पहले मूल कर्तव्य संविधान में सम्मिलित नहीं थे। बात करें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11 है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने आपको ऊपर बताया था समाजवादी पार्टी आई, ये आप ट्रिक से याद रखिएगा। तीनों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यह बात भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 था। अब हम लोग पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसमें लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 44वें द्वारा।
इसमें जनता सरकार की सरकार चल रही थी, यानी मोरारजी देसाई की, और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी 1977 के चुनाव में। तो उसी समय की यह बात है। तो राष्ट्रपति कैबिनेट के प्रस्ताव को बार बार वापस कर सकते हैं, लेकिन पुनः वापस आने पर उसे हस्ताक्षर करना होगा। यह पावर 44वें संविधान संशोधन 1978 देता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह 44वें संविधान द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान द्वारा। और इसको कहाँ पे जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है, और यह एक विधिक अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन है, ये 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। इसमें दल बदल कानून से संबंधित है। 56वां संविधान संशोधन, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा व विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी? 18 वर्ष कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। अभी हमने करंट में एक चीज़ और अपडेट करी थी कि हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विवाह की उम्र को कितना कर दिया गया है? 21 वर्ष कर दिया गया था। तो ये हमने करंट में अपडेट किया था। तो आप वहाँ पे जा कर के इस चीज़ को अपडेट भी करते रहिए और देखते रहिएगा, ठीक है। इसी वजह से आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ से हम करंट अफेयर भी करवाते रहते हैं, PYQ वगैरह, तो उनको भी देखते रहिएगा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 2001 2026 तक लोकसभा की सीटें फिक्स कर दी गई, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। देखो 84 संविधान संशोधन यह था कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उनको 2026 तक फिक्स किया गया है। 2026 के बाद ही अगर सीटें बढ़ाई या घटाई जाएंगी जनसंख्या के हिसाब से, तभी बढ़ाई घटाई जाएंगी, अभी उन पे फेरबदल नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद, देखो आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है, इसमें अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था सरकार कराएगी, ये बात कही गई है। अब देखो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, 3 अनुच्छेद हैं, शिक्षा से या उनके अधिकार से। तो इन तीनों को एक जगह पे आप भूलो नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 21 का है, जो कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे बिल्कुल फ्री शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर अनुच्छेद 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था सरकार कराएगी, ये 45वें अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 का कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, यानी पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 51 के का में जोड़ा गया है। और 11वां कर्तव्य माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व होगा कि बच्चों को स्कूल भेजें। तो यह भी बात कहाँ पे निकल के आई? तो यह अनुच्छेद 51 के का में है। तो ये आपको 4 जो शिक्षा से और बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निम्न सदन, यानी केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, दोनों में संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में 545 इस समय सीटें हैं, तो अगर मंत्री जो बनाए जाएंगे लोकसभा में, तो 545 का आप 15% निकालिए, तो जितनी सीटें होंगी 545 का 15% निकालेंगे, जितनी सीटें होंगी, जितने जो जवाब आएगा उतने से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हो। और अच्छी तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ लो, मान लो लोकसभा में 100 सदस्य हैं, अब 100 में 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बनेंगे, तो यानी कि 15 सदस्य इसमें क्या होंगे जो मंत्री बनेंगे, उसमें भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अतिरिक्त प्रभार मंत्री, ठीक है, ये सभी सम्मिलित होंगे। तो आपके बात अच्छे से समझ में आ गई हुई कि 91वां संविधान संशोधन यही कहता है कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, किसमें? लोकसभा और विधानसभा में।
92वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि अनुसूची में 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वें संविधान हमने ऊपर आपको यहाँ पे पढ़ा दिया था। अब हम लोग देखते हैं अगला अनुच्छेद। जीएसटी बिल के बारे में जो सिफारिश केरकर समिति ने करी थी उसको 101वां संविधान संशोधन सन 2016 में जोड़ा गया था। इसको लागू किया गया 2 जुलाई 2017 को। ये बात आप अच्छे से समझ गए हो। किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले ये आपके लिए है, आप हमको जवाब बताइएगा किस राज्य में इसको लागू किया गया था, तो हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आपने ये वास्तव में अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता चल जाएगी। 103वां जो संविधान संशोधन है वो EWS को 10% आरक्षण देने की बात करता है, जम्मू कश्मीर को इसमें अगर छोड़ दिया जाए तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यानी लोकसभा और जो राज्यसभा में जो सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनके पद को यहाँ पे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 में। इसमें SC ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ा भी दिया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे बात अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 106वां संविधान संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के NCR के सभी विधानसभा सीटें, इतने इसमें चीज़ें सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली NCR के सभी विधानसभा की सीटों में 1/3 सीट 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं कि विधानसभा में आपके 100 सीटें हैं तो 1/3 सीटें, 1/3 का कितना मतलब हुआ? लगभग 33 सीट। 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी 15 वर्षों तक। ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। तो आप अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे कि 106वां संविधान संशोधन था वो 2023 में किया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार का गठन। ये भी इम्पोर्टेंट है। लगभग हम 8 से 9 यूनिट अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक का कवर कर चुके हैं पॉलिटी में। आप बिल्कुल इसी तरीके से धैर्यता के साथ वीडियो देखिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए, अगर सरकार के गठन की बात करें तो सरकार हम लोग देखते हैं कि 2 स्तर में हम लोग देख पाते हैं। एक होता है केंद्र में और एक होता है राज्य में। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि यह संपूर्ण हमारा देश है, अब इसके अंदर भी तो कई छोटे छोटे राज्य हैं, कई छोटे छोटे राज्य हैं। तो इन राज्यों पे अपने स्तर से सरकार नियंत्रण और शासन करती है और इस पूरे देश में एक सत्ता काम करती है। ठीक है, जैसे PM हो गए तो PM यानी मोदी हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद हो गए, तो इन सभी राज्यों पे कमांड करता है और इनके जो अंदर छोटे छोटे राज्य हैं तो इनका अलग शासन चलता है, मतलब शासन प्रशासन चलता है। ठीक है, अलग कानून है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं कि 2 तरीके से, एक केंद्र में और एक राज्य में। तो जो केंद्र में है वहाँ पे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ऐसे राज्य में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, हालांकि न्यायपालिका अलग अलग नहीं होती है। देखो, न्यायपालिका जैसे जिले लेवल पे होती है, फिर राज्य लेवल पे होती है, फिर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यह एक एकीकृत व्यवस्था होती है। तो इसमें बिल्कुल सीरियल से ही होते हैं, उसमें राज्य और केंद्र का नहीं होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे जिस राज्य का हो, अगर वहाँ पे जो उसके राज्य में हाई कोर्ट है, अगर वहाँ पे उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी। अब हम समझते हैं विधायिका में, इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को पढ़ना होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को पढ़ना होता है। और ऐसे ही राज्य सरकार में विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद को हमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों, ये जो संपूर्ण वीडियो है, ये जो हमने आपको सिनेरियो दिया, ये जो आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा, इसकी क्लास हम डायरेक्ट पढ़ा चुके हैं पॉलिटी में। आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे ये वीडियो पड़ा हुआ है।
तो उसको चाहो तो आप वहाँ से देख लेना, वरना हम लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में वो अलग से उस वीडियो को लगा देंगे, तो आप जा कर के वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी और आप लोगों ने बड़े अच्छे से इस क्लास को भी कवर किया होगा, और इसी तरीके से आप इसका नोट्स भी बना लेना दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और अगली कौन सी क्लास अब आपको पढ़ाई जाए वो भी हमें आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। तो इसी तरीके से जो इतने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर अन्य जितने सब्जेक्ट हैं उनकी हम एक क्लास लेकर के आपको आ जाएंगे, तो वो चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लेना और पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए प्लीज़। जो नए यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।